नमस्कार प्यारे बच्चों, ग्रामीण लोक उच्च माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य आधुनिक काल कक्षा प्रारंभ, ठीक है। और बात कर रहे हैं विधाओं की। सबसे पहले हमने कुछ विधाओं की बात की थी जिसमें नाटक था। नाटक की बात की, भारतेंदु काल में नाटक जो है वो किस रूप में आए, कैसे आए। इससे पहले कुछ नाटक लिखे गए थे, उनमें कुछ नाटकीय तत्वों का अभाव था, इसलिए कुछ विधाओं की बात की हमने। सबसे पहले एक विधा देखी हमने, नाटक विधा। नाटक विधा के बाद आज है उपन्यास विधा। आज है उपन्यास विधा। उपन्यास विधा जो है इसको हमने देख लिया, नाटक विधा को। उसके पश्चात हम देख रहे हैं उपन्यास विधा। उपन्यास विधा जो है भारतेंदु युग की देन है। भारतेंदु युग की देन है। कहा जाता है कि इससे पहले उपन्यासों में लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु आ चुकी थी, लेकिन और उसका समय था 1882। उपन्यासों में लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु, ये महत्वपूर्ण उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास का। 1882 किताब में गलत छपा हुआ है, उसको थोड़ा सही कर लेना। 1892 है, उसको 82 कर लें, क्योंकि लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु है वो आ चुकी थी। इससे पहले भी 1877 में सरदाराम फुलोरी का भागीरथी उपन्यास आ चुका था। तो उपन्यासों में देखिए ये महत्वपूर्ण दोनों उपन्यास है। पहले लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु है जो 1882 में आ चुकी थी। फिर सरदाराम फुलोरी की भागीरथी उपन्यास भी रिलीज हो चुका था। दोनों ही उपन्यासी तत्वों में भारतेंदु काल में अपना जो है पदार्पण कर चुके थे। तत्पश्चात हम देख रहे हैं इनके बाद कौन कौन से उपन्यासकार आए, और कहते हैं कि उसके बाद कई उपन्यासकार आए। उनमें हम चंद्रकांता जो है, चंद्रकांता संतति है, चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की। कुछ लोगों ने कहते हैं कि चंद्रकांता को पढ़ने के लिए जो है हिंदी सीखी थी। कुछ उर्दू जीवियों ने चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति पढ़ने के लिए हिंदी का अध्ययन किया था। तो आज हम पढ़ रहे हैं उपन्यास विधा। उपन्यास विधा जो है सबसे पहले आपको लिखना है ये भारतेंदु युग की देन है। पुस्तक में नहीं मिलेगा, पुस्तक में कुछ नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ से लिखना है कि ये भारतेंदु युग की देन है। महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, उस यहाँ पर के माध्यम से आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिए। लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु 1882, ये जो काल है उसको आप लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ 1892 लिखा हुआ है। सरदाराम फुलोरी की भागीरथी उपन्यास आ चुका था जो 1877 में आया था, ठीक है। ये 1877 ईस्वी में आया था। तो ये भी उपन्यासी तत्वों के कारण आगे आता है। परीक्षा गुरु भी आती है। उसके पश्चात हम अध्ययन करते हैं कौन कौन से उपन्यासकार थे इस काल में, भारतेंदु काल में, जिन्होंने अपना पदार्पण किया था। सबसे पहले हम देख रहे हैं उपन्यास खूब लिखे गए, सभी विषयों को लेकर लिखे गए। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास जो था ये थोड़ा अंग्रेजी ढंग में था, इसलिए इसे अंग्रेजी ढंग का उपन्यास कहा गया है। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 माना जाता है। तो 1882 लिखना है आपको, यहाँ 1892 किया हुआ है, ठीक है। इसकी पूर्व सरदाराम फुलोरी ने भागीरथी 1877 मैंने लिख दिया, आ चुका था, ठीक है। इसके पूर्व सरदाराम फुलोरी का भागीरथी 1877
1777 शीर्षक लघु सामाजिक उपन्यास लिखा था। इस युग के उपन्यासों में लाला श्रीनिवास दास 1851 से 1887, अब इनका समय था कि ये कब आए, 1851 से लेकर 1887, 1851 से 1887 का समय काल था लाला श्रीनिवास दास का। फिर किशोरी लाल गोस्वामी आए जो 1865 से लेकर 1932 थे। बालकृष्ण भट्ट आए जो 1844 से लेकर 1914 थे। ठाकुर जगमोहन सिंह आए जो 1857 से लेकर 1899 थे। राधा कृष्ण दास, इनको आप जानते हो, ये भारतेंदु के फुफेरे भाई थे, ठीक है, 1865 से 1960। लज्जाराम शर्मा 1863 से 1931। देवकी नंदन खत्री, इंपोर्टेंट लगाइए देवकी नंदन खत्री को। देवकी नंदन खत्री का काल भी हम लिखेंगे, ये बड़े ही इंपोर्टेंट कवि हैं, लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री जो है, इन्होंने, इनका जो काल है 1861 से लेकर 1913, कहते हैं इन्होंने चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति लिखी, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति उपन्यास लिखे। और इनको पढ़ने के लिए कई उर्दूजीवी जो है हिंदी सीखने लगे। ये भी एक लाइन आप लिखो ये, ठीक है। फिर देखते हैं गोपाल राम घेरमली, ये 1866 से 1946 प्रमुख हैं। अब देखते हैं भारतेंदु काल में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी, अय्यर, जासूसी तथा रोमानी कई विषयों पर उपन्यास लिखे गए, ठीक है। भारतेंदु काल में कौन कौन से विषयों पर जो है स्टार लगाएंगे और लिखेंगे। भारतेंदु काल में सामाजिक, भारतेंदु काल में विषय देखिए कौन कौन से उपन्यास लिखेंगे। सामाजिक, समाज में फैली हुई बुराइयां वगैरह जो है समाज को इंगित करके लिखे गए उपन्यास थे सामाजिक उपन्यास। सामाजिक, ऐतिहासिक, किसी ऐतिहासिक वस्तु को जो है फोटो बना कर लिखे गए उपन्यास ऐतिहासिक। कुछ तिलस्मी यानी जादुई उपन्यास। तिलस्मी किसे कहते हैं? तिलस्मी का मतलब होता है जादू, तिलस्मी का मतलब होता है जादू। अय्यारी, अय्यारी का मतलब होता है चलते चलते रूप बदल देना, चलते चलते रूप बदल देना। आप फिल्मों में, धारावाहिकों में, नाटकों में देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है पुराने समय में दौड़ रहा होता है और अपनी शक्ल बदल देता है, अय्यारी। तो चंद्रकांता में ऐसा होता है। जब आप देवकी नंदन खत्री की चंद्रकांता देखेंगे तो उसमें चलते चलते, दौड़ते दौड़ते कई पात्र जो है अपना रूप बदल देते हैं। तो ये रोमानी, रोमानी का मतलब होता है रूह जिससे कांप जाए, रोमानी उपन्यास, यानी हमारी रूह को हिलाने वाली रोमानी उपन्यास कही जाए। रोमानी का मतलब होता है रूह, रूह यानी आत्मा। रूह का मतलब क्या होता है? आत्मा जिससे हिल जाए। रोमानी उपन्यासों की रचना खूब हुई। तो इन रचनाओं के आधार पर देखते हैं कि उपन्यास खूब लिखे गए, उपन्यासों की रचना खूब हुई। ये आपको लिखना है, खूब हुई, ठीक है। तो कौन कौन से विषयों पर जो है उपन्यास लिखे गए? सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी, अय्यारी, रोमानी उपन्यासों की रचनाएं खूब हुई इस काल में। कौन से काल की बात कर रहे हैं हम? भारतेंदु युग की बात कर रहे हैं। भारतेंदु युग में उपन्यास किस रूप में आए? लाला श्रीनिवास दास से लेकर सरदाराम फुलोरी तक के उपन्यासों का हमने अध्ययन किया है। उसके बाद भी देखिए समाज में कौन कौन से उपन्यासों को सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी, अय्यारी और रोमानी उपन्यासों की श्रेणी में रखा जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सामाजिक उपन्यासों में। सबसे पहले कौन से उपन्यास जो समाज की बुराइयों से इंगित थे या समाज पर जिनका प्रभाव पड़ता था? सबसे पहले देखते हैं सामाजिक उपन्यास। सामाजिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यासों की श्रेणी में कौन कौन से उपन्यास आते हैं? सबसे पहले भाग्यवती और परीक्षा गुरु के अध्यक्ष बालकृष्ण भट्ट का रहस्य कथा। भाग्यवती एक तो सामाजिक उपन्यास है। ये भाग्यवती किसका है? पहले जिक्र हो चुका है, सरदाराम फुलोरी का है भाग्यवती। उसके बाद है परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु। तो दोनों के ईयर लिखती हैं, एक का ईयर है 1882, दूसरे का 1877। 1877। तो भाग्यवती और परीक्षा गुरु जो उपन्यास है वो सामाजिक उपन्यासों की श्रेणी में
आते हैं, ये सामाजिक उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इनको सामाजिक उपन्यासों की श्रेणी में रखा गया है। सामाजिक उपन्यास, इनके अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट का रहस्य कथा, इनके अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट का रहस्य कथा, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का रहस्य कथा बड़ा ही महत्वपूर्ण उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट का। फिर उसके बाद नूतन ब्रह्मचारी और 100,001 सुजान, ये भी इनके ही हैं। नूतन ब्रह्मचारी, नूतन यानी नया, नूतन ब्रह्मचारी, ये भी बालकृष्ण भट्ट का है। तीसरा उपन्यास है 100,001 सुजान, ये भी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का ही है, ठीक है। इसके बाद है राधा कृष्णदास का, उसके बाद आता है राधा कृष्णदास का। ये ऐसे कैसे आपको लिखने हैं, राधा कृष्णदास का, जो कि भारतेंदु के मेरे भाई थे, का निशाय हिंदू, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाना, का निशाय हिंदू, निशाय हिंदू, बड़ा ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है निशाय हिंदू। मैंने स्टार लगाया है, आप भी कॉपी में लगाएंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। निशाय हिंदू। लज्जाराम शर्मा का वृद्ध रसिक लाल, हम किनकी बात कर रहे हैं, सामाजिक उपन्यासों की बात कर रहे हैं। लज्जाराम शर्मा या मेहता, लज्जाराम शर्मा या मेहता दो नाम है इनके। लज्जाराम शर्मा का वृद्ध रसिक लाल, वृद्ध रसिक लाल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है, ये भी महत्वपूर्ण है, रसिक लाल। और स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, उसके बाद आया और स्वतंत्र रमा, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी। तो देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, राधा कृष्णदास का निशाय हिंदू, फिर लज्जाराम शर्मा का वृद्ध रसिक लाल और स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, तथा किशोरीलाल गोस्वामी का, किशोरीलाल गोस्वामी का, ये किशोरीलाल गोस्वामी उस समय जो है बड़े ही महत्वपूर्ण उपन्यासकारों की श्रेणी में आते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी, इनका भी अध्ययन हम करेंगे। किशोरीलाल गोस्वामी का जो है, गोस्वामी का त्रिवेणी वासा सौभाग्य श्रेणी, स्टार लगाइए इसको, त्रिवेणी, त्रिवेणी वा सौभाग्य श्रेणी, सौभाग्य श्रेणी, त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी विशेष उल्लेखनीय है। अब ये सारे उपन्यास विशेष तौर से उल्लेखनीय उपन्यास माने जाते हैं। विशेष उल्लेखनीय है, एक सब लिख लेंगे, उल्लेखनीय है, विशेष उल्लेखनीय है। अगला है तिलस्मी अय्यर उपन्यासों में देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता। अब बात करते हैं चंद्रकांता। चंद्रकांता के लिए मैंने कहा था कि कई लोगों ने क्या सीखी थी, हिंदी सीखी थी, इसलिए बात करते हैं चंद्रकांता की। ये जो चंद्रकांता उपन्यास है, ये तिलस्मी और अय्यर उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं। तो बात करते हैं तिलस्मी और अय्यर उपन्यासों की श्रेणी में चंद्रकांता जो है अपनी आई है। हम अलग अलग उपन्यासों का अध्ययन करते हैं। उस समय में सामाजिक उपन्यास भी आए, तिलस्मी अय्यर उपन्यास भी आए, ठीक है, अलग अलग उपन्यास आए, ऐतिहासिक भी आए, जासूसी भी आए। अब बात कर रहे हैं भारतेंदु काल में जो है तिलस्मी अय्यर के उपन्यासों में तिलस्मी अय्यर उपन्यासों की श्रेणी में
देवकीनंदन खत्री का, देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता, हमने पहले भी इसकी बात की थी, चंद्रकांता, और एक और था चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता संतति। ये दोनों उपन्यास है, बड़े महत्वपूर्ण हैं। यहाँ इसको स्टार लगाइए कि तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों में देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति जो उपन्यास है बड़े ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसके लिए कई उर्दूजीवी लोगों ने हिंदी को सीखा था। तो उपन्यासों में देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर और कुसुम कुमारी तथा हरे कृष्ण जौहरी का कुसुम लता प्रसिद्ध थे। नरेंद्र मोहिनी, ठीक है, चंद्रकांता संतति के बाद नरेंद्र मोहिनी, इनका एक और उपन्यास आया नरेंद्र मोहिनी। उसके पश्चात वीरेंद्र वीर और कुसुम कुमारी तो अय्यारी और तिलस्मी उपन्यासों में जो है कुसुम कुमारी से लेकर वीरेंद्र वीर से लेकर नरेंद्र मोहिनी तक जो है उपन्यास लिखे गए तथा हरे कृष्ण जौहर का, अब आगे हरे कृष्ण जौहर का लेखक चेंज हो गए, हरे कृष्ण जौहर का ये लेखक हैं। हरे कृष्ण जौहर का कुसुम लता, दोनों एक जैसे हैं, एक है कुसुम कुमारी और दूसरा है कुसुम लता। ये हरे कृष्ण जौहर का कुसुम लता जो है आ गया था। उसके पश्चात देखते हैं इस युग के सर्वप्रधान जो उपन्यास लेखक किशोरीलाल गोस्वामी माने गए हैं। इस युग में बंगला और अंग्रेजी उपन्यासों का अनुवाद भी बहुत हुआ। तो सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासकार किशोरीलाल माने जाते हैं। इस युग के सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासकार किशोरीलाल माने जाते हैं। तो यहाँ उपन्यास विधा है जो किससे शुरू होती है, कहते हैं परीक्षा गुरु से शुरू होती है। लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु से शुरू होकर चंद्रकांता संतति से लेकर हरे कृष्ण जौहर का कुसुम लता तक खत्म हो जाती है, समाप्त होती है। अब बात करते हैं तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों में देवकीनंदन खत्री की बात हो गई। इस युग में बंगला और अंग्रेजी के उपन्यासकारों का भी बहुत अनुवाद हुआ। बंगला में आपने शरद चंद्र का नाम सुना होगा। शरद चंद्र चटर्जी जो थे बंगाली उपन्यासकार थे, उन्होंने भी यहाँ पर बहुत जो है योगदान दिया था। अब बात करते हैं कहानी विधा। कहानी विधा हालांकि बाद में आई, लेकिन कहानी के संकलन जो थे वो भारतीय युग में बनना शुरू हो चुके थे। कहानी विधा हालांकि बाद में आई थी, तत्पश्चात भी कहानी के कुछ संकलन, कहानी विधा बाद में आई थी, लेकिन कहानी के कुछ संकलन थे वो इस युग में बनने शुरू हो गए थे। हम बात करते हैं इस युग में आधुनिक कलात्मक कहानी का आरंभ नहीं हुआ। किताब में भी लिखा है कि इसमें आधुनिक कहानियां नहीं आई थी। कहानियों के नाम पर कुछ प्रकाशित संग्रह प्राप्त होते हैं, कहानी संकलन, मैंने कहा कहानी संग्रह प्राप्त होते हैं। जैसे मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी जो थी वो 1880 में आई, संकलित 100 कहानियां। तो देखते हैं आगे कुछ कहानियां आई है उसके बारे में। तो सबसे पहले इस युग में आधुनिक कलात्मक कहानी का आरंभ नहीं हुआ। आधुनिक कलात्मक कहानी का आरंभ नहीं हुआ था। क्योंकि कहानी विधा है वो इस युग में नहीं आई थी। इसको हम आगे के युग में पढ़ेंगे।
देखते हैं कहानियों के नाम पर कुछ प्रकाशित संग्रह प्राप्त होते हैं। कुछ संग्रह आ चुके थे, कुछ संग्रह है वो आए थे, कुछ संग्रह आ चुके थे। वो संग्रह कौन से थे उसके बारे में देखते हैं। कुछ संग्रह आ चुके थे, कहानियों के नाम पर कुछ प्रकाशित संग्रह प्राप्त है, जैसे मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी। मुंशी नवल किशोर जो थे उनके द्वारा संपादित मनोहर कहानी नाम से जो है 1880 में संकलित जो है एक अंश आया। 1880 का संकलित अंश आया। उसके पश्चात देखते हैं 100 कहानियां अंबिका व्यास का, 100 कहानियां। उसके बाद अंबिका दत्त व्यास का कथा कुसुम कलिका। अंबिका दत्त व्यास आपने जिक्र सुना होगा, किसमें देखा था? अंबिका दत्त व्यास को हमने भारतीय काल के कवियों में देखा था। अंबिका दत्त व्यास, उनका जो है कथा कुसुम कलिका नाम से ही संग्रह आया। कथा कुसुम कलिका नाम से ही संग्रह आया। ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण था। ये 1881 में आया। ठीक है। उसके पश्चात देखते राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद का वामा मनोरंजन और चंद्री प्रसाद सिंह का हास्य रत्न 1886 आदि। वस्तुतः ये लोक प्रचलित तथा इतिहास पुराण कथित शिक्षा नीतियां हास्य प्रदान कथाएं हैं, जिन्हें तत्कालिक लेखकों ने स्वयं लिखकर या लिखवा कर संपादन करके प्रकाशित करा दिया। तो इस भारतेंदु काल में कहानी विधा पर इतना जोर नहीं दिया गया है। महज कुछ संकलन आए थे, उन संकलनों का हमें अध्ययन करना है और उन्हें लिखना है। ठीक है। आज हमने कहानी विधा को देखा, उपन्यास विधा को देखा। आपको उपन्यास विधा जो है करके कहानी विधा की करनी है। दोनों को कर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में जो है लिख कर मेरे को पर्सनल यानी मेरे खुद के व्यक्तिगत व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है। ठीक है। बाकी पढ़ेंगे बाद।